आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम देश के सबसे बड़े नीट परीक्षा फर्जीवाड़े की पूरी गहराई तक जाने वाले हैं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रॉपर टाइमलाइन के जरिए प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सीधे छात्रों के हाथों तक इस पूरे पेपर लीक के सफर को ट्रैक करेंगे, भौगोलिक रूप से भी और पैसों के मामले में भी। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक बेहद चालाकी से बुना गया जाल था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। अब जरा 2 मई को भेजे गए इस व्हाट्सएप मैसेज पर नजर डालिए। ये कोई फॉरवर्डेड गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं था। इसने लिटरली पूरी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। केरल का एक मेडिकल स्टूडेंट अपने पिता को ये मैसेज भेजता है। और दिलचस्प बात क्या है, उसके पिता राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। इस मैसेज के साथ एक फाइल अटैच थी और दावा किया गया था कि यही वो सवाल है जो अगले दिन की परीक्षा में आने वाले हैं। जिस रात ये मैसेज मिला, पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगली सुबह यही पेपर हॉस्टल के छात्रों को बांट दिया गया। बस यहीं से इस पूरे खेल का पहला सुराग दुनिया के सामने आया। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो इन आंकड़ों से साफ हो जाती है। जब एग्जाम के बाद उस पिता ने एक कोचिंग टीचर से उन सवालों का मिलान करवाया, तो नतीजे बिल्कुल अचंभित करने वाले थे। जरा सोचिए, जीव विज्ञान के 90 में से 90 सवाल मैच कर गए। रसायन विज्ञान के 45 के 45 सवाल बिल्कुल वही थे। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में, मतलब बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के बदलाव के, सीधे परीक्षा में आ गए। इसी अचूक सटीकता की वजह से अंततः उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, जिस पर 22 लाख छात्रों का भविष्य टिका हुआ था। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, ताकि पता चले कि ये सब कितनी आसानी से अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा था। 26 अप्रैल को गुड़गांव में एक बड़ा लेन देन होता है। इसके बाद 29 अप्रैल को राजस्थान के सीकर में इस पेपर का बड़े पैमाने पर वितरण शुरू हो जाता है। 2 मई को वो मशहूर व्हाट्सएप मैसेज सामने आता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। और फाइनली 12 मई को इस भारी दबाव के बीच नीट परीक्षा आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी जाती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये घटना किसी एक दिन का काम नहीं थी, बल्कि हफ्तों से चल रही एक पूरी प्रक्रिया थी। अब आते हैं इसके पहले चरण पर। शुरुआत प्रिंटिंग प्रेस से। ये अपराध असल में महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से शुरू हुआ। यहीं पर शुभम खेरनार नाम के एक व्यक्ति ने किसी तरह सिस्टम में सेंध लगाई और क्वेश्चन पेपर की एक फिजिकल कॉपी हासिल कर ली। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत ही हाईटेक था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने जल्दबाजी में मोबाइल से फोटो खींच लियो। मॉनिटरिंग सिस्टम और डिटेक्शन से बचने के लिए इस गैंग ने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उन्होंने नासिक के बाहरी इलाके में अपना खुद का एक शैडो सर्वर स्थापित कर लिया, ताकि डेटा ट्रांसफर को पूरी तरह से छिपाया जा सके। ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड और अत्याधुनिक तरीका था। आइए अब इस पेपर के सफर को ज्योग्राफिकली ट्रैक करते हैं। ये काफी दिलचस्प है। पहला चरण, इसे महाराष्ट्र के नासिक में निकाला गया। दूसरा चरण, ये डेटा कई 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के गुड़गांव पहुंचता है, जहां इसमें कुछ बहुत ही अहम बदलाव किए जाते हैं। और अंत में तीसरा चरण, ये राजस्थान पहुंचता है, जहां इसे छात्रों के बीच धड़ल्ले से बांटा जाता है। ये कोई लोकल क्राइम नहीं था, ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था, जो बिना किसी रोक टोक के राज्य की सीमाओं को पार कर रहा था। अब इस 410 नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। जैसा कि हमने अभी देखा, गुड़गांव में पेपर में बदलाव किया गया था। वहां मौजूद लोगों ने क्या किया? उन्होंने 135 में से 120 लीक हुए असली सवालों को लिया और उन्हें बाहर के अन्य सवालों के साथ मिक्स कर दिया। इस तरह उन्होंने 410 सवालों का एक गैस पेपर तैयार किया। ये बहुत ही स्मार्ट और चालाकी भरा कदम था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसे खरीदने वालों को भी बिल्कुल शक न हो कि उनके हाथ में असली लीक हुआ पेपर है। इस पूरे घोटाले का वित्तीय गणित इसकी क्रूर सच्चाई को सामने लाता है। जैसे जैसे ये पेपर ब्लैक मार्केट की चेन में ऊपर बढ़ता गया, इसकी कीमत रॉकेट की तरह बढ़ती गई। नासिक में इसकी शुरुआत 5 लाख रुपए से हुई। गुड़गांव पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 15 लाख रुपए हो गई। राजस्थान के होलसेलर्स ने इसके लिए 30 लाख रुपए चुकाए और अंत में श्रृंखला के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को इसके लिए 50,000 रुपए तक देने पड़े। लिटरली ये पूरी तरह से मुनाफे पर आधारित एक व्यापार बन चुका था। हमारा अगला हिस्सा है सीकर में बड़े पैमाने पर वितरण।
राजस्थान का सीकर वो जगह है जिसने इस लीक को एक राष्ट्रीय संकट में बदल दिया। परीक्षा से महज कुछ दिन पहले इस शहर में पेपर का बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। स्रोतों के अनुसार 26 अप्रैल को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने ये गैस पेपर 30 लाख रुपए में मांगीलाल और दिनेश बीवाल नाम के दो भाइयों को बेचा। इसके बाद बीवाल ब्रदर्स ने इसे सीकर के एक एजेंट राकेश कुमार मनवारिया को 5 लाख रुपए में आगे बेच दिया। फिर राकेश ने इस पेपर को लगभग 700 छात्रों के बीच बांटा। याद है, हमने शुरुआत में उस केरल के मेडिकल छात्र की बात की थी। उसने भी यही पेपर राकेश से 50,000 रुपए में खरीदा था। अब ये छोटी सी बात बहुत बड़ा खुलासा करती है। जब स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने लीक हुए दस्तावेजों के व्हाट्सएप संदेशों पर ये लेबल देखा, कई बार फॉरवर्ड किया गया। हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप पर इसका क्या मतलब होता है। ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि लीक का स्तर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जांचकर्ताओं को एहसास हुआ कि ये पेपर कुछ मामलों में परीक्षा से पूरे 1 महीने पहले से ही लोगों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टम का टकराव, इनकार और राजनीति। जब ये भंडाफोड़ हुआ और सच सामने आने लगा तो अफरा तफरी मच गई। जब उस छात्र के पिता ने सबसे पहले सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने यह कहकर उन्हें भगा दिया कि अफवाह मत फैलाओ। 2 पुलिस विभागों के बीच चल रहा ब्लेम गेम निष्पक्ष रूप से इस पूरे विरोधाभास को सामने लाता है। एक तरफ राजस्थान एसओजी का दावा है कि नासिक ही इस पूरे लीक का केंद्र है, वहीं दूसरी तरफ नासिक के डीसीपी बयान देते हैं कि ये अफवाहें बिल्कुल निराधार हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई पेपर छपा ही नहीं था। 2 अलग-अलग राज्यों की पुलिस पूरी तरह से विपरीत दिशाओं में बात कर रही थी। स्थिति तब और भी अजीब हो जाती है जब हम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देखते हैं। उनका कहना था, बाजार में कोई पेपर नहीं आया, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ। ये बयान एक बहुत बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। एक और 180 में से 135 सवालों के सटीक मिलान का पुख्ता सबूत था और दूसरी ओर इस पूरे मामले को महज एक पीडीएफ बताकर खारिज किया जा रहा था। ये संस्थागत रुख स्थिति की असल गंभीरता से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। स्रोतों में बीवाल ब्रदर्स को लेकर कुछ और भी तथ्य सामने रखे गए हैं। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो रिपोर्ट किया गया है उसे निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। बताया गया है कि दिनेश बीवाल एक राजनीतिक युवा विंग के सदस्य हैं और उनकी राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन भाइयों को लीक के बारे में 1 महीने पहले से ही जानकारी थी और एक और चौंकाने वाला फैक्ट जो स्रोतों में दर्ज है वो ये है कि पिछले ही साल उनके परिवार के 4 सदस्यों ने नीट परीक्षा पास की थी। ये वो तथ्य हैं जो सिस्टम की निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, 22 लाख छात्रों पर प्रभाव। नेटवर्क, पैसा और सिस्टम को समझने के बाद अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस पूरे मामले में असली पीड़ित हैं। इस फर्जीवाड़े की एक असली कीमत है। जरा सोचिए, एक छात्र जिसने साल भर अपना सब कुछ इस परीक्षा के लिए दांव पर लगा दिया, उसकी नींद उड़ जाना, सामाजिक जीवन का त्याग कर देना और भारी मानसिक तनाव से गुजरना, और परीक्षा के बाद पता चले कि कुछ लोगों ने सिस्टम को बाईपास कर दिया है। 22 लाख परिवारों के लिए रीटेस्ट का मतलब सिर्फ दोबारा परीक्षा देना नहीं है, बल्कि यह एक भारी वित्तीय और भावनात्मक नुकसान है। जब सिस्टम में कोई शॉर्टकट लेता है तो सजा हमेशा उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इतने बड़े पैमाने पर विफलता होती है और एक के बाद एक कई संस्थाएं जिम्मेदारी लेने से बचती हैं, तो प्रणालीगत जवाबदेही यानी सिस्टमैटिक अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? जब तक ये सिस्टम पारदर्शी नहीं होगा, तब तक इस ढांचे की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान लगा ही रहेगा। यह हम सबके लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।